हे सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज द यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका वीएससी का सब्जेक्ट साइंस ऑफ हैप्पीनेस, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रखी थी। अभी मैं इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। जो आपके पीवाईक्यू में क्वेश्चन थे वो इंक्लूड किए हैं, कुछ क्वेश्चन और टॉपिक्स और भी ऊपर से इंक्लूड कर दिए हैं कि क्योंकि अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है डीयू में। 100% श्योरिटी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, बट इसमें से 50 to 60% पेपर आपका कवर हो जाएगा। बाकी जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो अगर कुछ और घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका भी आंसर कर पाएंगे। तो श्योरिटी आप 90% तो स्कोर कर ही सकते हैं। ऐसा कुछ हमने टारगेट रखा है ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। और जैसा कि आपका ये 1 घंटे का पेपर होगा, अगर सबको ये डाउट है तो एक क्लैरिटी दो, 1 घंटे का और 30 मार्क्स का आपका पेपर है। ठीक है, रेगुलर वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। अगर सोल वगैरह में हो तो आप अपना एक बारी देख लेना कि सोल का पेपर पिछला कैसे आ रखा है, कुछ वो आप देख लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ओके, जो भी है पेपर पैटर्न पीवाईक्यू और सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, सो सबसे पहला इसमें आ गया कि शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। हाँ, एक और पेपर पैटर्न की मेन चीज़ बता दूं आपको, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो आपको कंपलसरी है, ये तो आपको करना ही है। और जो ये बचे 3 क्वेश्चन, 4 में से एक कंपलसरी हो गया, तो जो ये बचे 3 क्वेश्चन, इन 3 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहाँ आपके पास चॉइस है और करके आपको, मतलब कोई 3 क्वेश्चन होंगे, कोई 3 में से 2 कर दो। ठीक है, तो ऐसे टोटल आपको 3 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ओके, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू। ये देखो, अब इनमें से किसी भी 2 पे लिख देना, न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस, ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप और टॉक्सिक पॉजिटिविटी। बट हम तीनों पढ़ेंगे क्योंकि कैसे भी कहीं भी ऐड होके क्वेश्चन आ सकता है। न्यूरो साइंस ऑफ हैप्पीनेस क्या कहती है? न्यूरो साइंस से क्या मतलब आता है आपका? न्यूरो जो है ना, उसका मतलब है कि आपकी जो नर्व्स बनी है वो काफ़ी सारे न्यूरॉन से मिलजुल के बनी है। न्यूरो साइंस हमें क्या बताता है? ये एक्सप्लेन करता है हैप्पीनेस इज नॉट ओनली कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। मतलब बाहर की जो चीज़ें हो रही हैं, आपने गाड़ी देखी, पैसा देखा, सिर्फ उससे नहीं हो रहा, बट इट इज़ कनेक्टेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब एक हमारा ब्रेन है, ह्यूमन माइंड है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से काम करता है। तो सर्टेन वो केमिकल्स वगैरह रिलीज होते हैं उसके हिसाब से। अब जैसे रोल ऑफ केमिकल क्या क्या है, कौन कौन से केमिकल रिलीज होते हैं? केमिकल्स ये वो होते हैं जो हमारे मूड को, हमारे इमोशंस को अफेक्ट करते हैं। लाइक आपने डोपामिन सुना होगा। डोपामिन क्या करता है? वो फीलिंग ऑफ प्लेजर और जैसे रिवार्ड, आपने कुछ अचीवमेंट कर दिया तो आपको लगता है कि हाँ, आपने कुछ जीवन में उखाड़ लिया भाई, यू हैव अचीव समथिंग, तो वो डोपामिन से होता है। सेरोटोनिन क्या करता है? वो मेंटेन करता है कि स्टेबल और पॉजिटिव मूड को। मतलब जिस दिन आपको लगता है ना कि एक स्टेबल मूड है, ऐसा नहीं कि मूड स्विंग हो रहा है एकदम, या स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ही ऐसा चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो, तो इसलिए सेरोटोनिन रिलीज होता है जिससे आप बैलेंस फील कर पाते हो। देन थर्ड इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या हेल्प करता है? स्ट्रेंथ करता है ट्रस्ट एंड सोशल बॉन्डिंग। किसी के साथ होना, किसी पे ट्रस्ट करना, भाईचारा, या फिर समझ सकते हो आप बाकी अदर चीज़ें, तो वो सोशल बॉन्डिंग वो ऑक्सीटोसिन से होता है। वाइल एंडोर्फिन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। और जैसे कि स्ट्रेस वगैरह हो जाता है ना, तो एंडोर्फिन जो है एक हार्मोन ऐसे रिलीज होता है, केमिकल रिलीज होता है माइंड में, हमारे नर्वस सिस्टम में, जिससे हमें एक कंफर्ट की फीलिंग आती है। तो ये सारे केमिकल्स एक साथ काम करता है और हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हैप्पीनेस को। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ों को अफेक्ट करते हैं और उससे हमारा मूड, ओवरऑल हैप्पीनेस मेंटेन रहती है। ठीक है, देन अगला इसमें आता है बेस ब्रेन एरियाज एसोसिएटेड विद द हैप्पीनेस। अब कौन कौन से एरिया, मतलब कौन कौन से वो पार्ट हैं? तो ब्रेन के मैंने अभी बताया कि डिफरेंट रीजन होंगे। अब डिफरेंट रीजन होंगे तो डिफरेंट उसका रोल होगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इमोशनल कंट्रोल में। ये चीज़ आप याद रखना, नाम इसका। ठीक है, एमिगडाला प्रोसेस करता है इमोशन, और जैसे कि फियर है या एंजाइटी है, तो इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करने का काम करता है। और जब ये सभी एरिया, मतलब ब्रेन के डिफरेंट पार्ट ठीक से काम कर रहे होंगे तो इंडिविजुअल को अच्छा लगेगा, इमोशनल बैलेंस फील होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा लाइफ में। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड पॉजिटिव हैबिट्स। अब ये हेडिंग करके मैंने इसलिए डाला, आपको एक आंसर आया तो फुल फ्लेज आप ऐसे करके लिख सकते हैं, सारी कहानी एक जगह खिचड़ी बना के लिख दो, या फिर आप हेडिंग दे के लिखो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर इनसे जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी पे आ गया तो आपको पता होगा कि क्या है, तो आप उसके बारे में भी एक अलग से शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आपको बढ़ा चढ़ा के अपनी लैंग्वेज में लिखना है, एग्जाम्पल डाल देना है, कुछ एक छोटा सा डायग्राम डाल देना, ब्रेन का थोड़ा डायग्राम वो डाल सकते हो, फ्लो चार्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर गेन करना है। 30 नंबर का ही पेपर है। ओके, 10-10 नंबर के 3 वो, तो आपको एटलीस्ट 5-6 पेजेस में आपका काम हो जाना है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड पॉजिटिव हैबिट्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है न्यूरोसाइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि ब्रेन जो है वो चेंज कर सकता है या अडेप्ट कर सकता है थ्रू द एक्सपीरियंसेस। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होंगे तो ब्रेन डेवलप होगा उसके हिसाब से। जैसे कि पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, मतलब एक दूसरे के प्रति दया की भावना रखना और ग्रेटफुल होना।
ठीक है, एक्सरसाइज करना, मेंटेन करना गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर्स, विद अमंग अदर्स, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूरल कनेक्शन बनाएगा और इम्प्रूव करेगा ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंस क्या है न्यूरोसाइंस की हैप्पीनेस में, ठीक है। अब न्यूरोसाइंस जो है हैप्पीनेस में एक तरीके से ना पीपल लोगों को वो एक तरीके से डेवलप करता है थ्रू द हेल्दी हैबिट्स। मतलब धीरे धीरे आप कुछ भी हैबिट कर रहे हैं तो हेल्दी हैबिट्स, अगर जैसे मेडिटेशन ही अगर आप वो रेगुलरली डेली करेंगे तो आपको ऑब्वियसली आपके मूड में आपके स्ट्रेस कम होगा, मूड बैलेंस रहेगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो बाय टेकिंग केयर ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इंडिविजुअल कैन इम्प्रूव देयर इमोशनल स्टेट एंड लीड टू मोर सेटिस्फाइंग लाइफ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं। देन सेकंड शॉर्ट नोट जो है वो है ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप। ब्रेन का क्या बिहेवियर, मतलब ब्रेन और हम जो बिहेव करते हैं, जो हमारे इमोशन दिखते हैं, जो फिजिकली हम चीज़ें कर रहे होते हैं कि आज मेरा गुस्सा आ रहा भाई, तो ऐसे ये जो सारी चीज़ें तो उनका क्या रिलेशनशिप है। तो ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप यही दिखाता है कि क्या कनेक्शन है दिमाग के और लोगों के बीच में, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, कैसे वो फील कर रहे हैं, ये सारा। तो ह्यूमन बिहेवियर चाहे वो इमोशन हो, सोशल, कॉग्निटिव, ये कुछ भी स्किल वगैरह, वो सारी एक्टिविटी ये कनेक्टेड होती है, ठीक है। ब्रेन एज द कंट्रोल सेंटर। अब ब्रेन एक कंट्रोल सेंटर है बॉडी का, ठीक है। ब्रेन ही सब कुछ चीज़ें कर रहा है। अगर आपको कहीं पे चोट लगी है तो आप क्यों फील कर पा रहे हैं, क्योंकि वो आपके ब्रेन को पता है। अगर वो ब्रेन तक जाने वाली आपकी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाए तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। जैसे एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और फिर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कर दी जाती है तो इंसान को पता ही नहीं चलता, ठीक है। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, आसपास के लोगों से उसको प्रोसेस करेगा, गाइड करेगा, फिर उस पर रेस्पॉन्स करेगा। जैसे आपका कोई गर्म चीज़ पे हाथ लगा तो आपको एकदम से फील होगा, वो जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, दिमाग ने प्रोसेस करा, अरे भाई हाथ जल गया, तो एकदम से आप हाथ हटाओगे झटक के पीछे ना, तो ये रेस्पॉन्स हो गया, ठीक है। बिहेवियर सच एज लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल रिएक्शन, कुछ भी है, और डिपेंड्स ऑन हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। अब डिफरेंट ब्रेन रीजन का डिफरेंट बिहेवियर होता है। जैसे कि यहाँ फ्रंटल लोब है जो आपका वो कंट्रोल करता है प्लानिंग, रीजनिंग और ये सारी चीज़ों को, इमोशनल रेगुलेशन को। और टेम्पोरल लोब जो होता है, जो टेम्पोरल लोब है वो इन्वॉल्व होता है मेमोरी, लैंग्वेज वगैरह को याद रखने में, या फिर ओसिपिटल लोब जो कि विजुअल आप देखते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को याद रखने में, कि आपकी याद है कुछ, आपने कोई सीन देखा था, आप किसी वैकेशन पे गए थे, वो सारी चीज़ें याद में रहेंगी। टुगेदर दीज रीजन इन्फ्लुएंस और अवर डेली एक्शन एंड रेस्पॉन्सेज। अब रोल क्या है इमोशंस का, व्हाट आर द रोल्स ऑफ इमोशन। जैसे एमिगडाला है, वो एक की ब्रेन स्ट्रक्चर है, इन्वॉल्व होता है जो कि इमोशन में, सच एज फियर, एंगर, एंग्जाइटी, इन सारी चीज़ें। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में हेल्प करता है इमोशंस वगैरह के लिए, अभी ऊपर बताया, और इम्पल्सिव रिएक्शन देता है, वही हाथ जलने वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, एकदम इम्पल्स कर देता है, ठीक है। अब बैलेंस बिटवीन दीज रीजन कंट्रीब्यूट हेल्थी बिहेवियर, सभी चीज़ों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब इम्पैक्ट क्या होता है इसका हैप्पीनेस पे, जैसे ब्रेन और बिहेवियर का रिलेशनशिप है तो वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है। जैसे एकदम से कुछ होगा तो वैसे ही हमारा बिहेवियर चेंज होगा। तो पॉजिटिव थॉट होंगे तो हेल्दी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। गुड लाइफ स्टाइल हैबिट होगा तो इम्प्रूव करेगा ब्रेन की फंक्शनिंग को, पॉजिटिव बिहेवियर में हमारा इम्प्रूव करेगा। देन द थर्ड शॉर्ट नोट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी। अब टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है, दिस रेफर्स टू द एक्सेसिव फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब कोई चीज़ तुमने की तो बट एक्सेस में कर दी, तो ऐसी अगर पॉजिटिविटी भी आपके अंदर ऐसे भरी हुई ना कि आदमी मरने के कतार पे खड़ा और कोई धर्मात्मा पूरे पुष्पा बोला, आपको यहाँ पे शांति रखनी है, तो वो चीज़ तो एक्सेसिव होगी ना। मतलब यार आदमी मरने वाला है, तुम कह रहे हो कुछ नहीं, यही तो जीवन का अंत है, ऐसा ज्ञान मतलब थोड़ा सा सूट नहीं करेगा ह्यूमन इमोशन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सेसिव पॉजिटिव थिंकिंग होगी बट लेकिन तुम इग्नोर कर रहे हो नेगेटिव इमोशंस को, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का एक इसको हम टर्म दे देते हैं। ऑल द पॉजिटिविटी इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन लोगों को फोर्स करना कि तुम पॉजिटिव रहो हर एक सिचुएशन में, ये बहुत ख़राब है और मेंटल इलनेस का शिकार हो सकता है इससे आदमी। अंडरस्टैंडिंग टॉक्सिक पॉजिटिविटी, अब वही उसी चीज़ के बारे में बता दिया कि नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो आप इसको पीडीएफ से पढ़ लें। ओके, इफेक्ट ऑन इमोशनल हेल्थ। अब इस जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इमोशनल हेल्थ पे। अब तुम अपने इमोशन को दबाओगे, सैडनेस को, एंगर को, डिसअपॉइंटमेंट को, किसी भी चीज़ को तुम दबा रहे हो, तुम्हें एंग्जाइटी, एक प्रेशर फील होगा। तो किसी भी चीज़ को ना रोकना नहीं चाहिए, अपनी फीलिंग्स को ऐसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए ज़्यादा, मतलब उसको मैनेज करो बट ऐसे नहीं कर कि उस पर लिमिट लगा दी, दबा के रखना है। रोना आ रहा है बट रो नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, सर दर्द ही बढ़ेगा ना तुम्हारा। तो जो तुम्हारी ट्रू फीलिंग जो है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोशनल एग्जॉस्शन का आप शिकार हो जाएंगे। देन इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप, आपकी कोई रिलेशनशिप है आपके अपनों से, अपने आपके लव्ड वन से, तो जो आप उनसे ना कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इमोशन आर नॉट बीइंग
अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड, ठीक है। अब वो आइसोलेटेड और अनसपोर्टेड फील होने लगेगा, उनको भी आपको भी, ठीक है। तो एम्पैथी या एक्टिव लिसनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं लाइक फोर्सिंग की वजह से। मतलब किसी को आप फोर्स मत करो कि भाई तेरे को ऐसे करना, बट उसकी बात को सुनो, उसको समझो कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। उस चीज़ को समझो और फिर उसको अपना पॉइंट समझाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई तू कोई मर रहा है तुम ज्ञान देने पे लग रहा हो, ऐसा नहीं। हेल्दी ऑप्टिमिज्म वर्सेस टॉक्सिक पॉजिटिव। अब हेल्दी ऑप्टिमिज्म का मतलब यही है कि एक्सेप्ट दैट लाइफ हैज़ बोथ, कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन तुम्हें इनक्रेज करना है कि जब तुम्हें चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस इंसान को इनक्रेज करो कि भाई तू लड़ सकता है, ये चीज़ हो सकती है, तो वो चीज़। और टॉक्सिक पॉजिटिविटी यही है कि तुम सारी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दो कि भाई तू कूद जा, कितना ही खतरा हो तू कूद भाई, तू सब कुछ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कूद जा, भले ही उसकी रस्सी कटी हुई पड़ी है वो मर जाए, लेकिन नहीं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, एनालाइज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। अब बायोलॉजिकल बेसिस क्या है हैप्पीनेस का? देखो हैप्पीनेस को हम दो एक तरीके से देख सकते हैं। हैप्पीनेस इज ऑफन व्यूज एज पॉजिटिव इमोशनल स्टेट, बट इट इज़ ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल फाउंडेशन। मतलब कि बायोलॉजी का भी एक फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग उसके पास। जैसे कि मॉडर्न रिसर्च में, न्यूरोसाइंस में, वो ये दिखाती है कि हैप्पीनेस जो है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर से इन्फ्लुएंस है, जो मैंने पार्ट्स वाली कहानी बताई आपको, ठीक है, उससे है। न्यूरोट्रांसमीटर, हॉर्मोन्स एंड अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस, इन सारी चीज़ें, तो ये सारे फैक्टर साथ में काम करते हैं और हमारे इमोशन, थॉट और सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल है हैप्पीनेस में? देखो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो हमारे ब्रेन जो सेल्स है ना उनसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे में, आपस में कम्युनिकेशन उनमें भी चलता रहता है अंदर, तो वो है। तो ये बहुत ही तगड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे मूड में और इमोशन में। जैसे कि डोपामीन बताया मैंने, सेरोटोनिन बताया, ऑक्सीटोसिन बताया, सारा कुछ बता दिया, ये सारा कुछ ही इसमें है। एंडोर्फिन्स बताया, ठीक है। ये एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये पीडीएफ आप पढ़ सकते हो। और हाँ, मज़े की बात ये कि ये पीडीएफ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ और आप इसको रीडिंग करो और आप मस्त करके आओगे अपना एग्ज़ाम, ठीक है। ब्रेन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस। अब ब्रेन का स्ट्रक्चर कौन सा एसोसिएटेड है? जो मैंने पार्ट्स बताया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये दो तो बता दिए। अब हिप्पोकैम्पस सुनो। हिप्पोकैम्पस जो है वो आपकी लर्निंग में और मेमोरी, याददाश्त रखने में इन्वॉल्व होता है। लाइक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, आप किसी वैकेशन पे गए, मेमोरीज स्टोर हुई, तो उस एरिया की में कंट्रीब्यूट होता है सारा फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड द लाइफ सेटिस्फैक्शन जो भी आपने फील किया, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप भी अभी पढ़ा दिया है, सेम वही सारी चीज़ें। न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड हैप्पीनेस भी अभी ऊपर पढ़ा है, सारी वही चीज़ें, ठीक है। तो जो शॉर्ट नोट आया था वही क्वेश्चन में रिपीट में पूछा गया था, इसमें कोई इतना बड़ा सिलेबस है नहीं, तो मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, थोड़ा घुमा के भी डाले हुए हैं, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू न्यूरो साइंटिफिक मैथड्स हेल्प अस मेजर हैप्पीनेस। अब न्यूरो साइंटिफिक मैथड जो है, हम मतलब हैप्पीनेस है, कोई इंसान हैप्पी है, तुम खुश हो, लेकिन हम उसको नाप तो नहीं सकते ना कि कैसे है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है, ठीक है। तो हैप्पीनेस इज़ अ पॉजिटिव इमोशनल स्टेट। तुम्हें ही पता है कि जब तुम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, इमोशनल स्टेट है, आपको अच्छा इन्जॉय कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंटेनमेंट है, वेलबींग है, सब कुछ मस्त चल रहा है, ठीक है। तो हैप्पीनेस तो पर्सनल फीलिंग है, लेकिन इसको नापना मापना तो बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कर ही नहीं सकते। कोई मीटर थोड़ी ना है कि लगाओ और नाप लो भाई कितना अच्छा 100% खुश है, अच्छा 80% खुश है, भाई ऐसा तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट ने मेनली वो क्या कि क्वेश्चनेयर करते थे कि आपसे क्वेश्चनेयर करेंगे कि हाँ भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि अच्छा आपको कैसा लगता है इस सिचुएशन में, आपको अब कैसा लगता है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या फील करेंगे। तो सेल्फ रिपोर्ट वगैरह इनसे एक वो रिसर्च कर लेते थे, सर्वे कर लेते और उनसे पता चल जाता था। लेकिन न्यूरो साइंस ने इंट्रोड्यूस की कुछ साइंटिफिक मेथड, जिससे रिसर्चर को ये चीज़ पता करने में थोड़ी आसानी हुई कि कैसे ब्रेन और बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं हैप्पीनेस को, ठीक है। सो दीज मेथड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल बेस, मतलब ऑब्जेक्टिव और रिलायबल बेस देते हैं फॉर द मेजर ऑफ द वेलबींग। सबसे पहला आ गया ब्रेन इमेजिंग टेक्निक। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक जो है वो साइंटिस्ट को ये सुविधा दे देती है कि वो ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ब्रेन रीजन, कि कैसे ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन है ये कैसे काम कर रहे हैं और कैसे एसोसिएटेड है, कैसे उस चीज़ में इन्वॉल्व है फॉर द पॉजिटिव इमोशन और हैप्पीनेस जब हो रहा है उनको, ठीक है। तो इसमें एफएमआरआई है, मतलब फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक तरीके से जैसे इमेजिंग है, अभी इसको समझाता हूँ। एफएमआरआई वो टेक्निक है जिसमें हम जैसे ब्लड फ्लो का चेंज हो रहा है ब्रेन के साथ, वो चीज़ को देखते हैं। जब एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन बिकम एक्टिव और
उसको ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, मतलब जब वो कोई चीज़ एक्टिव होगी तो उसको ज़्यादा खाना पानी चाहिए होगा, तो ऐसे ही उसको ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। तो उन चेंजेस को हम ट्रैक करेंगे और रिसर्चर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ब्रेन का कौन सा रीजन इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंसेस। अब स्टडीज़ ने तो ये भी बताया कि जो ज़्यादा खुश होता है ना इंसान, वो डिस्प्ले करता है ग्रेटर एक्टिविटी इन द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मैंने बताया, क्योंकि इसका काम ये है हैप्पीनेस और इन सारी चीज़ों को रिलेट करना। तो जो ज़्यादा खुश होता है वह उसकी एक्टिविटी कहाँ होगी, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होगी। आपका फिलअप वगैरह भी कुछ ऐसा आ सकता है, डी यू अनसर्टेन चीज़ें कर देता है, तो फिलअप पूछ ले कि बताओ कौन सा पार्ट होता है, तो आप ये पार्ट्स वगैरह याद रखना। तो जो रीज़न पॉजिटिव थिंकिंग के डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन के लिए होता है, तो एफएमआरआई से स्कैन से ये सब कुछ हो जाता है। सो द नेक्स्ट इज ईईजी, मतलब इलेक्ट्रोएन्फेलोग्राफी, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसकी थोड़ी खतरनाक सी है, तो आप ईईजी लिख के आ सकते हैं। ईईजी रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है और उससे कैसे जो वेव फॉर्म्स हैं वो हो रहे हैं डिफरेंट इमोशन के साथ साइमल्टेनियसली, तो वो चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और रिसर्च जो है वो ये दिखाती है कि सर्टेन पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन द लेफ्ट साइड, जो आपका ऐसे मैंने ब्रेन बनाया ये हिस्से हैं, तो प्रीफ्रंटल जो है एरिया, इसके जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है, ठीक है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आर एसोसिएटेड विथ पॉजिटिव इमोशन, ये आपका पॉजिटिव इमोशन के साथ एसोसिएटेड होगा और इमोशंस वगैरह ऑप्टिमाइज होंगे। और ईईजी जो है वो बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि बिकॉज इट प्रोवाइड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, हाथों हाथ दिखा रहा है कि जैसा इमोशन कर रहा है वैसे ही एक वेव बनती जा रही है, ठीक है, आपने देखे होंगे बहुत सारे। तो ऐसे करके एक्सपीरियंस और हैप्पीनेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को हम मेजर कर पाते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स को जो न्यूरो ट्रांसमीटर मतलब जो मैसेंजर केमिकल्स थे उनको कैसे वो करेंगे, तो एक अलग तरीका है उससे, जैसे कि डोपामिन का क्या लेवल चल रहा है, सेरोटोनिन का क्या लेवल चल रहा है, उससे हम सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। अब इनके फंक्शन ये जो बताए, जो जिस चीज़ का लेवल ज़्यादा होगा वो फीलिंग या वो चीज़ें उस चीज़ में हेल्प कर रही होंगी। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सारी चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ना है, सिंपल, ये सारी चीज़ें ऊपर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ली है। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट, फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या आता है कि न्यूरो साइंटिस्ट जो है वो फिजिकल चेंजेस को भी स्टडी करते हैं दैट आर एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस एंड वेलबींग। जैसे कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल लेवल क्या है, एक कॉमनली स्ट्रेस हार्मोन के नाम से इसको जानते हैं। अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा होगा अगर कॉर्टिसोल की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब आप में एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। अगर ये लोअर होगा तो मतलब आपका इमोशनल वेलबींग ठीक है। तो हम इस चीज़ को मेजर करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे कि कितना रिलैक्स और कितना इमोशनली हेल्दी पर्सन वो है। सेकंड इज़ हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर, अगर तुम्हारा पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है तो मतलब तुम्हारा हार्ट जो फंक्शनिंग है या लोअर ब्लड प्रेशर है तो वो सारी चीज़ें होंगी, और नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, मतलब नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए। अगर तुम थोड़ा बहुत भी परेशान हो, कुछ भी दिक्कत है, अगर इमोशनल बैलेंस नहीं है तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ साइन दिखाएगी, फिजियोलॉजिकल कुछ स्ट्रेस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो अब नॉर्मल एक्ट करोगे आप और आपकी बॉडी भी थोड़ा अब नॉर्मल उसमें एक्ट करेगी। ओके, स्टडिंग द ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप, अब ये मेथड भी है कि हम ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप पढ़ सकते हैं, वही कि कैसे ब्रेन हमारा अफेक्ट कर रहा है और हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच की एक्टिविटी कैसे कैसे चेंज होता है, मेडिटेशन और एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई विच एक्सपीरियंस प्रमोट हैप्पीनेस, अब कौन सी चीज़ों से उनको मेडिटेशन से इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कोई बेनिफिट है कि नहीं है, तो यही सारी चीज़ें हो जाती हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ न्यूरो साइंटिफिक मेथड क्या क्या है। दे प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव डाटा रदर देन रिलाइंग ऑन द सेल्फ रिपोर्ट, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन कर लेते थे तो उस पर नहीं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिफाइड डाटा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डाटा है हमारे पास, बिल्कुल सटीक है। दे हेल्प आइडेंटिफाई द बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस भी देखे। और दे इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, अगर हमें पता चल जाएगा तो हम उससे इम्प्रूव कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके। और वो इसमें भी असिस्ट करते हैं कि डेवलपिंग इंटरवेंशन एंड थेरेपीज दैट प्रमोट हैप्पीनेस एंड डिजाइन, कुछ हम थेरेपीज और वैसा कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, वो आपको थेरेपी मेथड्स, पेंटिंग, कलर चूजिंग और डायरी राइटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अगर आप कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट किया हो तो आपको पता होगा कि क्या थेरेपीज और कैसे वो होती है, कैसे स्ट्रेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ प्योरली ब्रेन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब देखो हैप्पीनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें इमोशन, थॉट, रिलेशनशिप, लाइफ एक्सपीरियंस, सोशल कंडीशन सब कुछ है। तो सिर्फ न्यूरो साइंस और ब्रेन का स्ट्रक्चर तो नहीं बता सकता, क्योंकि मतलब बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो
बहुत सारी चीज़ें लिमिट हो जाती हैं या लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो अदर फैक्टर्स भी हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि सोशल रिलेशनशिप, आपके यार दोस्त, भाई बहन, घर वाले, बाहर वाले रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, या फिर आपके लव्ड वंस, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो एनवायरनमेंट है वो भी। तो सारी चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस करेंगी, आप कितना अच्छा खुश रह पाते हैं, क्या चीज़ें आपको मीनिंग और वैल्यू, इमोशनल फीलिंग दे पाती हैं उस चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पेक्ट करेंगी, ठीक है। देन द सेकंड इज़ कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आपके सराउंडिंग के लोग या फिर आपका कल्चर, आपके ट्रेडिशन, उसमें कैसी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी एजुकेशन, आपका सोशल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी आपकी हैप्पीनेस को, ठीक है। देन द थर्ड इज सब्जेक्टिव नेचर ऑफ हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस जो है वो एक डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस है। तुम्हारे लिए खुशी कुछ और हो सकती है, मेरे लिए खुशी कुछ और हो सकती है, और खुशी के लिए खुशी कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो खुशी कुछ भी हो सकती है। तो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, सब्जेक्टिव नेचर होता है। तो सिचुएशन में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो न्यूरो साइंटिफिक मेथड उस चीज़ को मेजर तो कर पाते हैं, बट वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर लेवल मतलब इतना सारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कंप्लीटली पर्सनल फीलिंग्स को भी वो समझ पाए, ठीक है। अब इसमें अगला जो आता है वो है नेग्लेक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड लाइफ पर्पस। अब किसी की पर्सनल वैल्यूज़ अलग हो सकती हैं, जैसे एक टीचर का एग्जांपल रखा है मैंने एज अ टीचर। अ टीचर में फील हैप्पी हेल्पिंग स्टूडेंट सक्सीड, कि आप लोग सफल हो जाएं, आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएँ, तो हमारा ये एम हो सकता है इस वीडियो का। लेकिन एक आर्टिस्ट का एम क्या होगा कि उसका जो उसको कब हैप्पीनेस मिलेगी, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बनाने में, कि उसने कोई ऐसा पीस बना दिया, कैसा कोई ऐसी आर्ट क्रिएट कर दी, मतलब बहुत ही क्रिएटिवली वो एक्सप्रेस कर पा रहा हो अपने थॉट्स को। तो सबके पास अपना एक्सपीरियंस अलग होता है, उसके पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज़ और उसका काम करने का मोटिवेशन सबका अलग होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ नेग्लेक्ट कर देता है वो चीज़। ओवरलुक इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो अब ह्यूमन के पास दोनों इमोशन है, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस सब कुछ है, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो ग्रो लर्न करते हैं चैलेंजेस के, फेलियर्स के और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कि भाई हसल करेंगे और हम इन चीज़ों को टैकल आउट करके अच्छा कुछ अचीव कर पाएंगे। लेकिन एक बात और है कि हैप्पीनेस सिर्फ ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशन ख़त्म ही हो जाए, मतलब आपके जीवन में सब कुछ ही मस्त चलता रहे तो आपको पता नहीं होगा अच्छा क्या है ख़राब क्या है। तो कुछ ऐसे हर्डल्स आते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आता है और स्ट्रगल आता है, तो वो आपकी पर्सनल ग्रोथ और रेजिलेंस में आपको थोड़ा मोटिवेट करता है, आपको थोड़ा बेनिफिट वहाँ भी वो प्रोवाइड करता है। डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग जेन्युइन हैप्पीनेस। अब एफएमआरआई, ईईजी हमने जो पढ़ा, ये न्यूरल एक्टिविटी से एसोसिएटेड पॉजिटिव इमोशन वगैरह सबको वो कर लेगा, बट दे कैन नॉट डायरेक्टली मेजर हैप्पीनेस इटसेल्फ, मतलब बिल्कुल सटीक तो वो नहीं कर सकते। अ पर्सन में शो सर्टेन पैटर्न ऑफ ब्रेन एक्टिविटी दिखा सकता है वो, लेकिन दूसरा पर्सन डिससेटिस्फाई हो सकता है अपनी लाइफ से, तो वो नहीं दिखाएगा उस कंडीशन में, ठीक है। तो किसी का एक्सपीरियंस टेम्पररी स्ट्रेस की वजह से वो बहुत ही अलग हो सकता है, किसी का उस छोटी सी चीज़ पे बहुत खुश हो सकता है। तो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होते हैं ये सारी चीज़ों के, हैप्पीनेस वगैरह। तो बायोलॉजिकल मेजरमेंट जो है वो ऑलवेज डजंट प्रोवाइड द कंप्लीट पिक्चर ऑफ पर्सन हैप्पीनेस, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स के, वो देख लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो यही चीज़ को बोलते हैं कि जैसे कि ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी या ऑप्टिमिज्म है या रेजिलेंस है या हेल्दी रिलेशनशिप, वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं हैप्पीनेस को। और ये सारे फैक्टर्स, थॉट्स, बिहेवियर और अपने सोशल एक्सपीरियंस, जो कि बायोलॉजिकल से तो बहुत पर है, इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द हैप्पीनेस कम्प्लीटली, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों चीज़ों को रखें, बायोलॉजिकल को भी, मतलब सोशल वर्ल्ड को भी, एंड ब्रेन को भी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दिमाग को या वो ट्रांसमीटर वाला मेथड हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। अब डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, सबका पीओवी भी अलग होता है, तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। अब हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, बीवी चाहते हैं अच्छी, या जो भी, ठीक है, सबके अलग अलग गोल्स हैं, मैं इतना पर्सनल नहीं जाना चाहता। लेकिन डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिसिप्लिन है, वो उन्हें अलग तरीके से समझते हैं और उनका सब कुछ देखने का नज़रिया अलग होता है। तो सम व्यू हैप्पीनेस एज प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट, किसी के लिए प्लेजर और इन्जॉयमेंट जो है वो हैप्पीनेस है। लेकिन किसी के लिए बहुत ही मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ, बहुत ही पैसा और गाड़ी बंगला पावर, ये हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है वो बहुत ही ऐसे, मतलब इतने अमीर ना हो बट वो अपना हर मोमेंट एंजॉय कर पा रहा हो, वो सिर्फ बाइक पे ताज़ा हवा लेते हुए भी उस चीज़ को हैप्पीनेस मान रहा हो, ठीक है।
तो ये चीज़ हो सकती है। तो हैप्पीनेस जो है उसको समझने का तरीका लोगों को अलग हो सकता है, पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। तो यही है इसमें। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के मैंने पर्सपेक्टिव यहाँ रखे हैं, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। अब हेडोनिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है ना कि हैप्पीनेस को एक प्लेजर की तरह ही देखा गया है कि सिर्फ प्लेजर मिल रहा है और पेन आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आप बस, वो हेडोनिक पर्सपेक्टिव है। और इस तरीके से कि आपको पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस होंगे, जैसे कि जॉय, कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन। आप अपना फेवरेट स्ट्रीट फूड खा रहे हैं और आपकी सफरिंग जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो गई है और प्लेजर आपका बहुत ही मैक्सिमाइज हो गया। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रखने वाला है। इंजॉइंग हॉबीज़, ईटिंग फेवरेट फूड, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो। और पर्सनल गोल, तो ये आपका हिडोनिक व्यू पॉइंट होता है। लेकिन क्रिटिक जो है वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता, क्योंकि सही बात भी है। ठीक है। तो अब अगला जाता है इसमें एड्यूमोनिक पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस। अब एड्यूमोनिक पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इंसान जो है वो ध्यान देने लगता है मीनिंग पे, क्या पर्पस है उसकी लाइफ का, पर्सनल ग्रोथ रादर देन प्लेजर अलोन। मतलब प्लेजर तो हो, लेकिन ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूर चाहिए। अब इस व्यू पॉइंट के तरीके से जो ट्रू हैप्पीनेस है जो वो आएगी कहाँ से? लिविंग अकॉर्डिंग टू वंस वैल्यूज़ एंड रियलाइजिंग पोटेंशियल क्या है उसका। तो पीपल जो है वो एडोमेनिक हैप्पीनेस तब फील करते हैं, वो परस्यू करते हैं, वो मीनिंगफुल गोल्स हो, कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी को, और वो अपनी एबिलिटीज़ जो है उनको डेवलप कर सकें। अगर एक पर्पसफुल लाइफ उनके लिए होनी चाहिए। इसमें एग्जांपल लिखा है, वो आप पढ़ लेना। देन अगला है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट होता है इंसान का इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन, लाइफ सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल वेलबींग। इसमें सारा कुछ खिचड़ी आ जाती है। हैप्पीनेस जो है वो इन्फ्लुएंस होती है कुछ फैक्टर से, लाइक सेल्फ स्टीम, ऑप्टिमिज्म, रेजिलेंस, ग्रेटिट्यूड एंड हेल्दी रिलेशनशिप। अब इस पर्सपेक्टिव का यही कहना है कि हैप्पीनेस इज़ नॉट अ कांस्टेंट स्टेट, मतलब सदा के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ जॉय नहीं है हैप्पीनेस, बट इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन इमोशनल बैलेंस। मतलब आप एक अपने इमोशन को मैनेज कर पाएँ, उसको सीख पाएँ कैसे मैनेज करना है। वो इमोशनल बैलेंस अगर आप बना के रख सकते हैं और उस जैसे कुछ हर्डल्स आए तो आप उसमें कॉप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से विद द लाइफ चैलेंजेस। ठीक है, कॉप अप कर सकते हैं आप उन चीज़ों से। तो यही है साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट में। देन सोशल पर्सपेक्टिव क्या जाता है? सोशल पर्सपेक्टिव यही है कि वो क्या चीज़ कहता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड सोशल कनेक्शन। आपकी इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देंगे? आपकी रिलेशनशिप भी हो, सोशल कनेक्शंस भी हो, तो उन चीज़ों में हैप्पीनेस है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग आर सोशल क्रिएचर्स, मतलब हमें प्यार चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाहिए कि एक दूसरे से मिलजुल के रहें। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई मार काट, ये सारी चीज़ें, हिंसा नहीं चाहिए। ठीक है, अहिंसावादी बनना है। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द फैमिली, फ्रेंड, कम्युनिटीज़ के साथ सारी होगी तो वही खुशी है। ठीक है, ये पीस की बात करता है, सोशल हार्मनी की बात करता है। ठीक है। देन अगला आ जाता है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है वो यही एक्सप्लेन करता है कि हैप्पीनेस जो है वो ब्रेन एक्टिविटी के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू है, जेनेटिक्स, केमिकल सच एज डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोनिन, ये सारे जो हमने किया ये इन्फ्लुएंस तो करते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस ये भी सजेस्ट करता है दैट हैप्पीनेस इज पार्टली लिंक टू द फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब पार्टली है, पूरा का पूरा ये नहीं है। तो अदर चीज़ें भी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज और अदर हैबिट्स भी हैं, तो वो सारी चीज़ें में इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मंकी ब्रेन एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेगेटिव इमोशन, हाउ कैन नेगेटिव इमोशन बी मैनेज्ड। तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में डाल रखा है। अब यहाँ पर वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसमें ऐड ऑन किए हैं और सिंपल हेडिंग डाल के मैंने इन क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। तो यही सारी चीज़ें हैं और ये मंकी वाला क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है, नहीं तो सारा कुछ वही है जो पढ़ा दिया है। रिलेशनशिप और जैसे कि 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो एंड डिस्कशन, रिलेशनशिप एंड क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस। तो आप ये सारी चीज़ें नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको फ्री में पढ़ सकते हैं। अभी आप सिर्फ हमारे लिए इतना कर दीजिए, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और अपने कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कर दो, दोस्तों का पता कर दो थोड़ा बहुत। और बने रहिए चैनल पे, काफ़ी अच्छी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके अगले सेमेस्टर की अभी से हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। एंड अच्छे से अपना एग्ज़ाम करके आइए। और कुछ पर्सनल ग्रोथ की वीडियोस भी हमारे सेकंड चैनल पे आती रहेंगी आपकी, लाइक प्लेसमेंट, इंटर्नशिप कहाँ से ले, जिससे आप कुछ अर्न भी कर सकें अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ। तो उस चैनल का नाम है कॉलेज स्टडीज़। ठीक है, कॉलेज स्टडीज़ करके चैनल का नाम दिखेगा और यूज़र हैंडल है कॉलेज स्टडीज़ 2। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से एग्जाम करके आइए और ये PDF अभी टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।